हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और मैं आपको आज नंबर्स क्लासिफिकेशन करना बताऊंगा कि नंबर्स का हम क्लासिफिकेशन किस प्रकार करेंगे। क्योंकि हम अलजेब्रा को समझने से पहले हमें नंबर्स का क्लासिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, उसकी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो अब हम क्या करेंगे, नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स। तो हम नंबर्स का क्लासिफिकेशन करेंगे, ये हमारे पास क्या होगी, हेडिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स से। कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है। कॉम्प्लेक्स जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं और वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं वो a प्लस आई बी की फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो हमारे जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं वो कौन सी फॉर्म में होते हैं, a प्लस आई बी की फॉर्म में। तो इसके दो पार्ट होते हैं हमारे पास। जो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होता है उसे हम दो पार्टों में डिवाइड करेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट पार्ट रहेगा उसका नाम रख देते हैं हम रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर्स, और हिंदी में कहते हैं ना वास्तविक संख्याएं। ठीक है, और बहुत सारी बुकों में कभी कभी कैपिटल आर लिखा हुआ आ जाता है, तो याद रखना वो भी हमारा क्या होता है, रियल नंबर। अब रियल नंबर की जो फॉर्म होती है वो 0 +- 1 +√2 +- ठीक है 1 से 1/2 +-2/3 +-1/√3, यानी कि जितने भी ये चमक रहे हैं इस टाइप की जितनी भी संख्याएं होती हैं वो हमारी रियल नंबर होते हैं। ठीक है, दूसरा हमारा पार्ट, जो इसका दूसरा पार्ट होता है ये वाला आई वाला पार्ट, इसे कहते हैं इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को, इमेजिनरी नंबर को हिंदी में कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। और इन्हें हम इमेजिनरी नंबर्स को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और इमेजिनरी नंबर जो होते हैं उनमें आई जरूर बैठा हुआ होता है, जैसे +-2i +-3i। तो ये सारे क्या हैं, इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इनमें आई बैठा हुआ। अब देखो, जो इमेजिनरी नंबर्स होते हैं उन तो हमारे पास यहीं पे ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फिर इसमें से हमारे पास इसका डिवीज़न करेंगे। इसे दो पार्टों में डिवाइड करते हैं हम। तो एक तो हमारे पास होगा रियल नंबर। तो रियल नंबर का हम दो पार्ट करेंगे। इसमें से दो प्रकार की संख्याएं निकलती हैं हमारे पास। एक तो होगा रेशनल नंबर, ठीक है, एक तो होगा हमारे पास रेशनल नंबर। और रेशनल नंबर्स जो होते हैं वो p/q की फॉर्म में होते हैं, और जहाँ पे q डज नॉट जो होता है वो = 0। और हिंदी में इन्हें कहते हैं रेशनल नंबर को परिमेय संख्याएं। ठीक है, और हम इसे कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर देते हैं। कैपिटल Q से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं परिमेय संख्याओं को। अब परिमेय संख्या जो होती हैं, जैसे 0 +-1, ठीक है, 1 से ही +-1 से 1/2 +-2/3। ठीक है, तो ये सारी क्या हमारे पास परिमेय संख्या है। तो ये हमारे पास होगी परिमेय संख्या। दूसरा होता हमारे पास इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर हिंदी में कहते हैं ना अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है।
और जो अपरिमेय संख्याएं होती हैं जैसे प्लस माइनस √2 प्लस माइनस 1/√3, तो जो अंडर रूट में होती है ना वो हमारी अपरिमेय संख्याएं होती है। अब इस बात का ध्यान रख लेना है, जैसे हमारे पास √4 है। अब अंडर रूट जो 4 है वो अपरिमेय संख्या नहीं है, यानी कि रेशनल नंबर नहीं है, वो है रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि इसका हम स्क्वायर रूट लेते हैं तो एक हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है, यानी कि परफेक्ट नंबर प्राप्त होता है। तो जब भी किसी भी अंडर रूट का, ठीक है, संख्या का अगर स्क्वायर रूट लेंगे, अगर वो एक परफेक्ट संख्या आ रही है तो वो कभी भी इरेशनल नंबर नहीं होने का, वो हमारा रेशनल नंबर में ही काउंट होगा। ठीक है, एक तो इसकी ये पहचान होगी। दूसरी पहचान क्या है रेशनल नंबर्स की? ये क्योंकि ये जो संख्या होती हैं पॉइंट के बाद रिपीट होती हैं, जैसे 4 5 6, 4 5 6, ठीक है, 2 3 4 5 6, तो ये क्या हो रही है? रिपीट हो रही हैं। जो इरेशनल नंबर होता है वो पॉइंट के बाद वो रिपीट नहीं होती, जैसे 0.1276435 ... तो एक पहचान इनकी ये भी है। ठीक है, उसके बाद में फिर ये तो यहीं ख़त्म हो जाती हैं जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं, यानी कि परिमेय संख्याएं हैं। फिर यहाँ से भी हम क्या करते हैं, इसका सब डिवीज़न करते हैं। इसमें से फिर हमारे पास 2 प्रकार की संख्याएं और निकलेंगी। तो जो हमारे पास रेशनल नंबर हैं, तो एक तो इसमें से निकलता है एक तो निकलेगा इंटीजर्स, ठीक है, इंटीजर्स को हम आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि कुछ किताबों में आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं और कुछ किताबों में जेड से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं इंटीजर्स को। इंटीजर्स को हम क्या करते हैं, हिंदी में कहते हैं इंटीजर्स को पूर्णांक। क्या कहते हैं? पूर्णांक। ठीक है, सेकंड होता है हमारे पास नॉन इंटीजर्स, यानी कि इन्हें कहते हैं हम अपूर्णांक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास अपूर्णांक। अब जो हमारे पास इंटीजर्स होते हैं, जैसे हमारे पास 0 +-1 +-2 +-3 ... तो ये हमारे पास क्या होगा? इंटीजर्स। अब जो नॉन इंटीजर्स होते हैं वो फ्रैक्शनल फॉर्म में होते हैं, जैसे +-1/3 +-1/2, ठीक है, +-5/6। तो ये क्या हमारे पास अपूर्णांक है, नॉन इंटीजर्स हैं। ठीक है, उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इंटीजर्स हैं वो इंटीजर्स भी 2 प्रकार के होते हैं। तो पहले जो इंटीजर्स है उसका नाम रखेंगे हम पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स। तो हम जो है इसे i+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और z+ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स का मतलब है, हिंदी में कहते हैं ना धनात्मक पूर्णांक, यानी कि धन पूर्णांक। तो ये हो गया सर हिंदी में। और सेकंड होता है हमारे पास ऋण पूर्णांक, यानी कि नेगेटिव इंटीजर्स। और हम इसे i नेगेटिव या z नेगेटिव से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, यानी कि ऋण, हिंदी में कहते हैं इसे ऋण पूर्णांक। ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऋण पूर्णांक। अब दो धन पूर्णांक जो होते हैं इसमें से ही पॉजिटिव वाले 0, ठीक है, +1, +2, +3, +4। तो ये हो गया हमारे पास धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3, -4 ... ये हो गया हमारे पास ऋण पूर्णांक। अब जो धन पूर्णांक है इसके भी हम क्या करते हैं, इसके भी 2 भाग होते हैं, यानी कि 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे इसे हम।
तो एक तो हो गया हमारे पास कितना 0, ठीक है। ये ऐसे कर सकते हैं, पहले लिख लो हम प्राकृतिक संख्याएं, ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं, और हिंदी में कहते हैं इसे इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स। और बुकों में इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एन से, तो इसका मतलब ये है कैपिटल एन कभी लिखा हुआ आ जाए तो इसका मतलब समझ जाना कि वो प्राकृतिक संख्याएं हैं। अब प्राकृतिक संख्या जो होती है हमेशा 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ... और फिर इसमें से 0 को अलग कर दो, यानी कि हमारा हो गया 0 को हो गया ये वाला। अब जो हमारे पास प्राकृतिक संख्याएं हैं, फिर इसके भी बहुत सारे पार्टों में हम क्या करते हैं, इसे डिवाइड करते हैं। तो एक पार्ट का नाम तो रख लेंगे हम, तो एक पार्ट हो गया हमारे पास ठीक है, इवन नंबर्स को कहते हैं हिंदी में सम संख्याएं। अब सम संख्याओं की डेफिनेशन क्या है, वे संख्याएं जो 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उन्हें कहते हैं हम सम संख्याएं। जैसे 2 4 6 8, ठीक है, 8 10 12, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो सारे 2 से डिवाइड हो रही हैं, तो जो संख्याएं 2 से पूरी डिवाइड हो जाए उनका नाम रख देंगे हम सम संख्याएं, ठीक है। फिर दूसरी नंबर पर हमारे पास होती हैं ओड नंबर्स, यानी कि विषम संख्याएं हैं, ठीक है। अब विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूरी डिवाइड ना हो, तो जैसे 1 3 5 7 9 11 13, तो ये जितनी भी संख्याएं हैं वो कैसी हैं, ओड नंबर है, ठीक है। उसका फिर उसके बाद में 1 2 3, इसका जो तीसरा पार्ट होता है वो होता है अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स को हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वे संख्याएं जो या तो खुद से कटें या एक से कटें उन्हें कहते हैं हम अभाज्य संख्याएं, यानी कि प्राइम नंबर। तो अभाज्य संख्याएं क्या हैं, जैसे हमारे पास 2 3 5 7 9 नहीं हो सकता, क्योंकि वो 3 से कट रही है, 1 से भी कट रही है, खुद से भी कट रही है। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है, वे संख्याएं जो केवल खुद से कटें या 1 से कटें उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उसके बाद आ जाएगा हमारे पास 11, उसके बाद आ जाएगा 13, उसके बाद आएगा 17, उसके बाद 19, ठीक है, उसके बाद 23, तो ये ... ये सारी क्या हमारे पास अभाज्य संख्याएं हैं। इसमें क्या सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होता है हमारे पास ये वाला होता है, यहाँ से एक क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में कि 2 क्या है, तो याद रखना 2 जो है सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या। तो 2 क्या है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है। तो ये बहुत पूछा गया है एग्जाम में, कंपटीशनों में भी काफ़ी बार पूछा गया कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, ठीक है। 1 जो है याद रखना, 1 जो होता है वो हमारी अभाज्य संख्या नहीं होती। उसके बाद में इसका जो फोर्थ पार्ट है वो होता है हमारे पास, ठीक है, सह अभाज्य संख्याएं। तो सह अभाज्य संख्याएं को हिंदी में कहते हैं को प्राइम नंबर्स,
ठीक है। अब को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर पे होते हैं जिनके कम से कम कितने फैक्टर हों? जिन्हें कम से कम 3 फैक्टर हों। तो वे संख्याएं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। ठीक है, तो वे संख्याएं जिनके कम से कम कितने फैक्टर हों? 3। तो वो होती है हमारे पास सह अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो भाज्य संख्याएं होती हैं, जो प्राइम नंबर होता है बिल्कुल उनका ठीक है। तो हमारे पास जो को प्राइम नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स के जस्ट अपोजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि जो हमारे पास जो प्राइम नंबर है उनके केवल 2 फैक्टर होते हैं। ठीक है, जो या तो वे खुद से कटनी चाहिए या 1 से। लेकिन इसके अपोजिट क्या है? जो को प्राइम नंबर्स हैं इसके कम से कम 3 फैक्टर होने चाहिए, यानी कि वो संख्या 1 से भी कटनी चाहिए, खुद से भी कटनी चाहिए और किसी अन्य संख्या से भी कटनी चाहिए। इसलिए उसका नाम क्या हो गया? को प्राइम नंबर्स, यानी कि अभाज्य संख्याएं। अब इसके हम कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे पास। जैसे एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? जैसा हमारे पास देखो 4, तो 4 क्या है? 1 2 क्या है वो देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा और खुद से भी कट जाएगा। तो इसके कम से कम कितने फैक्टर हो गए? 3। इसलिए कैसी संख्या होगी? उससे है अभाज्य संख्या। उसके बाद 5 देखो 5 जो है 1 से कट जाएगा और खुद से कटेगा, इसलिए केवल इसका 2 फैक्टर हैं, तो इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 6 देखो, तो 6 जो है हमारे पास को प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि देखो 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 3 भी इसका फैक्टर है और इसका 6 भी फैक्टर है। तो इसके कितने फैक्टर होगा टोटल? तो इसके तो फैक्टर बैठ रहे हैं, वो टोटल फैक्टर बैठ रहे हैं 3, इसके टोटल फैक्टर बैठ रहे हैं कितने? 4। तो मैंने आपको क्या बताया कि वे संख्याएं को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं जिनके कम से कम 3 फैक्टर हों। 3 से ज़्यादा कितने भी जाओ उससे हमारा मतलब नहीं है। तो देखो यहाँ पर 3 है, तो इसका मतलब क्या होगा? ये को प्राइम नंबर होगा, इसका फैक्टर बैठ रहे हैं 4, यानी 3 से ज़्यादा फैक्टर है, इसलिए यू क्या होगा? को प्राइम नंबर होगा। उसी प्रकार हम 7 नहीं हो सकता, 8 हो जाएगा, क्योंकि 8 जो है 1 से भी हो जाएगा, 2 से भी, 4 से भी और खुद से भी। तो इसका कितना फैक्टर होगा टोटल? 4। तो इसलिए ये भी क्या होगा हमारे पास? को प्राइम नंबर होगा। 8 हो गया हमारे पास, उसके बाद 10 हो गया, उसके बाद 12 हो गया, ठीक है, उसके बाद 15 हो गया, डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है, अगर तुमसे ये क्वेश्चन आ जाएगा कि सबसे छोटा को प्राइम नंबर कौन सा होता है, तो याद रखना सबसे छोटा को प्राइम नंबर होता 4। ठीक है, सबसे छोटा को प्राइम नंबर होता हमारे पास कितना? 4। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इस पर क्या कर दिया? स्टार लगा दिया। ठीक है, इसका जो 5 पार्ट है वो होता हमारे पास कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स को हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं? तो भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका में से कितना होना चाहिए? जिनका में से केवल कितना हो? 1। तो जिनका में से केवल 1 हो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्याएं। ठीक है, अब इसका एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हमने ले लिया तो कितना? ठीक है, उसका एग्जांपल ले सकते हैं हम 2 और 3। अगर तुम ध्यान से देखोगे 2 और 3 का जो मैसा है वो 1 है, तो इनका जो मैसा आ गया हमारे पास, मैसा कितना है? 1। इसलिए कैसा आयु? भाज्य संख्याएं हैं। और ले सकते हैं हम कितना? 3 और 4। देखो 3 के फैक्टर कितने हैं? 1 और इसका फैक्टर कितने हैं? 3। लेकिन 4 के अगर तुम ध्यान से देखोगे
तो 4 के कितने फैक्टर बैठ रहे हैं, 1 भी फैक्टर है, 4 का 2 भी फैक्टर है, 4 का 3 भी फैक्टर है। तो अब तुम ध्यान से देखो इसमें से कॉमन क्या चीज़ है, इसमें से और इसमें से। नहीं एक चीज़ 1 2 और इसका कितना है 4, ये इसके फैक्टर है। अब इसमें से कौन बताओ क्या चीज़ है। अब तुम ध्यान से देखो इसमें 3 और 4 में हमारे पास 1 और 1, तो केवल 1 कॉमन आ रहा है 3 और 4 में से, इसलिए क्या है इनका जो मैथ है, तो इनका मैथ है कितना हो गया, मैथ हो गया 1, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा हमारे पास भाज्य संख्या हो जाएगी। इसका मैथ भी कितना 1, इसलिए ये भी क्या है भाज्य संख्या। ठीक है, और भी एग्जांपल देख सकते हैं हम, जैसे हमने ले लिया कितना, 5 और 6। अब तुम ध्यान से देखो 5 के तो केवल 2 ही फैक्टर हैं क्योंकि 1 और 5। 6 के कितने फैक्टर हैं, 6 के 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है और खुद भी है, यानी अब ठीक है। अब हमें तो केवल ये देखना है कि इसमें से कॉमन क्या है इन दोनों 5 और 6 में से। तो 5 और 6 में देखो 5 इसमें भी है, 1 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 1 6 को भी डिवाइड करता है। अगर तुम ध्यान से देखो इन दोनों में से केवल 1 एक ऐसी संख्या है जो दोनों में क्या है कॉमन है, तो जो घनिष्ठ होती है उसका नाम ही क्या रख देते हैं मैस है। मैस है का मतलब HCF का मतलब मैस है, यानी कि कॉमन नंबर। तो कॉमन नंबर कितना आ गया इसका, कितना 1। ठीक है, जिनका मैस है केवल, तो मैस को याद रख लेना, क्या रख सकते हैं हम L तो मैस को हम हिंदी में कुछ कह देते हैं HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि HCF कितना होना चाहिए कंपोजिट नंबर का 1। तो एक एग्जाम्पल ये वाला हो गया। इसी प्रकार हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स यहाँ से ले सकते हैं, जैसा हमने ले लिया कितना 8 और कितना, एक मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ आपको 1 और 10। तो अब देखो ध्यान से 1 का 8 जब 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 खुद से भी डिवाइड हो जाएगा। इसी प्रकार अगर तुम ध्यान से देखोगे 10 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो रहा है, 5 से भी डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी डिवाइड हो जाएगा। अब तुम यहाँ पर अगर तुम ध्यान से देखो इस नंबर को एनालिसिस करोगे ध्यान से, देखो 1 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 1 जो है 10 को भी डिवाइड कर रहा है। इसी प्रकार 1 जो है 2 8 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है 10 को भी डिवाइड कर रहा है। तुम तो यहाँ से देखोगे यहाँ से, तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर हमारे पास 1 2 और यहाँ पर 1 2। अब देखो यहाँ पर इन दोनों संख्याओं में HCF कितना आ गया हमारे पास, यहाँ पे HCF 2 आ रहे हैं, एक तो 1 भी है HCF और कितना है 2। इसलिए ध्यान रखना 8 और 10 जो है वो हमारे कंपोजिट नंबर नहीं होने का, ये कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जो HCF है यानी कि जो मैस है वो कितना आ गया, एक तो 1 भी आ रहा है और कितना आ रहा है 2 भी आ रहा है। और मैंने आपको बताया कि अगर कोई संख्या कंपोजिट नंबर होने के लिए उसकी स्पेशल कंडीशन केवल एक ही है कि उन संख्याओं का जो HCF है केवल कितना आना चाहिए 1, और यहाँ पर आ रहा है 1 भी आ रहा है और 2 भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर इसका HCF 1 भी आ गया और 2 भी आ गया। ठीक है, इसलिए 8 और 10 जो है ये कंपोजिट नंबर नहीं होने का। ये हो सकता हमारे पास, जैसा हमारे पास हो गया 10 और हो गया हमारे पास कितना 11। तो देखो 10 जो है 1 से भी डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 5 से भी डिवाइड हो रहा है और जो है 10 से भी डिवाइड हो रहा है। 11 जो है एक 1 से डिवाइड हो जाएगा और 11 से। ठीक है, अब तुम ध्यान से देखो इनका अगर HCF देखोगे ध्यान से, H इसका तो 1 और इसका कितना 1, तो इन दोनों में 10 और 11 में ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर HCF केवल एक ही आ रहा है और कितना 1। तो देखो यहाँ पर कंडीशन यहाँ पर हमारी फुलफिल होगी, यानी कि जो हमारी कंडीशन ही कंपोजिट नंबर होने के लिए वो पूरी सेटिस्फाई हो रही है। क्योंकि क्या केस है कि अगर कोई संख्या हमारे पास कंपोजिट नंबर होना चाहती हैं तो उनका जो HCF है वो कितना होना चाहिए 1। तो 10 और 11 का जो HCF है वो 1 आ गया, इसलिए वो कंपोजिट नंबर है। ये भी कंपोजिट नंबर 2 3। तो इसी प्रकार हम डिसाइड कर सकते हैं और आने वाली संख्याओं का भी, यानी कि किसी भी संख्याओं का हम
ठीक है। इस प्रकार से एनालिसिस करके हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सी संख्या हमारे पास कंपोजिट है और कौन सी संख्या कंपोजिट नहीं है। तो मैंने क्या काम करा है, आपको पूरा जो भी नंबर्स का क्लासिफिकेशन है पूरा डिटेल्ड एनालिसिस आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो आई होप ठीक है, मुझे ये आशा करता हूँ कि आपको ये मेरी जो वीडियो है बिल्कुल डिटेल्ड में आपको बिल्कुल समझ में आ गई होगी। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले अलजेब्रा को पढ़ने के लिए आपको ये पूरी की पूरी संख्याओं का एक चार्ट अपने माइंड में, एक मैप बनाना पड़ेगा, जिससे कि इस मैप बनने से आपको पूरी संख्याओं की नॉलेज हो जाएगी और आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, अलजेब्रा के क्वेश्चनों को। ठीक है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।